नमस्कार। पिछले 4 साल 8 महीने में सिर्फ स्पेक्ट्रम क्षेत्र को अगर देख लें तो मोदी सरकार के 3 बड़े बड़े घोटाले हुए। तीसरा तो अभी सीएजी रिपोर्ट ने इंगित किया है कि कैसे मोदी सरकार ने अपने चंद मित्रों को उपकृत करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, पहले आओ पहले पाओ बेसिस पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम दे दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जजमेंट है कि ऑक्शन का, नीलामी का रूट होना चाहिए, नीलामी का रास्ता होना चाहिए, वहां मोदी सरकार अपने नियम स्वयं बनाती है। सुप्रीम कोर्ट को तो खैर आप जानते हैं मोदी सरकार क्या मानती है, और तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम उन्होंने अपने दोस्तों को अलॉट किया। ये एक लेटेस्ट उनका स्कैम है स्पेक्ट्रम को लेके। 2 और भी हैं पहले जो कर चुके हैं। ये अभी जनवरी 8, 2018 की 125 पेज की एक सीएजी रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 21 2018 की, which conclusively proves that the Narendra Modi government allotted a set of spectrum in 2015 on first come first serve basis, in contradiction to the recommendation of a 2012 committee, जो हमारे वक्त एक कमिटी 2012 में बनाई थी यूपीए के वक्त। 101 एप्लीकेशंस इनके पास इस स्पेक्ट्रम के लिए आई हुई हैं। There are 101 applications pending before the government to get this microwave spectrum. एक्सचेकर को तो लॉस हुआ, वो हुआ, लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरे देश में कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। I'll read out the excerpt of the 2012 Supreme Court judgment. मैं वो थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूं जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम के लिए क्या कहा। While transferring or alienating the natural resources, the state is duty bound to adopt the method of auction by giving wide publicity so that all eligible persons can participate in the process. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया वो आपको मैंने अभी बताया। Some of the scathing observations of the CAG report मैं आपको जरा पढ़ के बताऊं, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम स्कैम जिसको हम कह रहे हैं उस पर। ये CAG बोल रही है, कमिटी ड्यूरिंग कांग्रेस यूपीए recommended spectrum allotment through auction, but Modi government flouted it. 29 January 2011, in order to maintain the level playing field among all telecom operators, it was declared by DOT that in future the spectrum will not be bundled with license and spectrum will be made available only through market-driven processes. Now, only through market-driven processes कहाँ यहाँ ऑनर हुए, कहाँ उसका सम्मान हुआ, मुझे ये बताइए। दिसंबर 2012 DOT constituted a committee in December 2012 to look into the allotment of spectrum in various categories, covering different categories of licenses and authorizations. It was proposed by the committee that the spectrum allotment in microwave band on service area basis for terrestrial operations to all the service providers for providing telecom services should be allotted through market-related processes, which is an auction. ये बड़ा स्पष्ट है ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्कोप न रह जाए। Further, by allowing initial incumbent telecom spectrum providers to hold administratively allotted excess MWA carriers and allotment of MWA to one applicant in December 2015. एक एप्लीकेंट को अगर आप दे रहे हैं तो आप बताइए आप कहां लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, कहां ये ओपन डोर है सबके लिए, कहां मार्केट ड्रिवन प्रोसेसेस हैं, कहां ऑक्शन हो रहा है। अब एक पुराना मेथड था सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने से पहले का, स्पेक्ट्रम चार्जेस कलेक्ट करने का। उस मेथड में रेवेन्यू शेयरिंग नहीं था, एक फॉर्मूला था। नए मेथड में रेवेन्यू शेयरिंग होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है।
CAG also found out that the Modi government's telecom department had used the old method to collect some of the spectrum charges instead of the new method, which is based on revenue sharing. तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं, फिर आपको जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है प्राइवेट प्लेयर से, वो आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे नहीं करते, पुराने फॉर्मूला पे चले जाते हैं। जब वो फॉर्मूला अब अस्तित्व में नहीं रहा, क्योंकि अब आपको ऑक्शन करना है, तब आप ये कैसे कर सकते हैं, जरा ये बताएं। मोदी सरकार जवाब दे। डिफेंस फोर्सेस को यहां इसी सरकार के कैबिनेट में जनवरी 21, 2015 में एक निर्णय लिया कि एक नोटिफिकेशन होगी डिफेंस बैंड एंड डिफेंस इंटरेस्ट जोन की, और एक वेवर स्पेक्ट्रम चार्जेस पे डिफेंस को मिलेगा, जो हमारे रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रम। तो डिफेंस के उपयोग के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है, उसके जो चार्जेस थे, उन चार्जेस को वेव करने के लिए 21 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट डिसीजन इस सरकार ने लिया कि एक नोटिफिकेशन ऑफ डिफेंस बैंड एंड डिफेंस इंटरेस्ट जोन किया जाएगा। आज हम 2019 की जनवरी में आ गए, 4 साल हो गए, अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल वेवर का सरकार सामने नहीं लाई है। ये डिफेंस की बात करते हैं, ये रक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, ये असलियत इनकी। अब मैं इसको तुलना करता हूं प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे इन्होंने लाभ पहुंचाया और डिफेंस क्षेत्र में क्या किया। 2016 की सीएजी रिपोर्ट में कांग्रेस ने यहीं इसी मंच से सबके सामने वो सीएजी रिपोर्ट पटल पर रखी थी कि कैसे 45,000 करोड़ का लाभ प्राइवेट प्लेयर्स को मोदी सरकार ने उस वक्त पहुंचाया। वो चार्जेस डिले करके, वो चार्जेस न लेकर जो कि सरकार को लेने थे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से, वो नहीं लिए, वो लेट कर दिए, उनको लाभ पहुंचाया। 45,000 करोड़ जो ड्यू था वो नहीं लिया। वो हमने जिसको स्पेक्ट्रम रिकवरी स्कैम कहा था, स्पेक्ट्रम का ये दूसरा स्कैम जो भी मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र के साथ क्या कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम स्कैम 2 इन्हीं का, whereby the BJP government unilaterally and surreptitiously deferred the recovery of spectrum auction amount by 6 years। 6 साल के लिए जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन अमाउंट था वो उसको डेफर कर दिया इन लोगों ने। 23,821 करोड़ का ये एक घोटाला, ये भी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, ये भी प्राइवेट प्लेयर्स को ऑब्लाइज करने के लिए, उनको उपकृत करने के लिए, ये हमने अक्टूबर 2017 में आपके सामने लाए थे। तो ये तीनों स्कैम मिलाकर 68,821 करोड़ का ये स्पेक्ट्रम का घोटाला मोदी सरकार ने 4 साल और 8 महीने में किया। हम तो कह ही रहे हैं, हम सीएजी रिपोर्ट को साइट करते हुए कह रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार का एक बिगुल इन्होंने बजाया, हम पर झूठे आरोप लगाए। नोशनल लॉस, ये तो एक्चुअल लॉस है। जिस नोशनल लॉस पर आप सवार होकर लोकपाल का आप वादा कर कर सत्ता में आकर बैठ गए और अब जाने के दिन आ गए आपके, न तो लोकपाल बना, न उसको आप कभी साबित कर पाए, और आप स्वयं इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके जा रहे हो। जनता जानती है आप जा रहे हो, लेकिन इसके पहले इस पे इंक्वायरी आपको बैठानी होगी। इतना बड़ा घोटाला, आप निजी क्षेत्र को, अपनी क्रोनी, आपके जो मित्र हैं उनको आप लाभ पहुंचाते चले जा रहे हैं, और फिर आप खड़े होकर यहां आपकी राष्ट्रीय उसमें खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि 4.5 साल में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अरे आरोप तो बहुत लगे, साक्ष्य भी आए, सबूत भी सामने हैं, प्रश्न भी खड़े हुए। आप उन प्रश्नों से, उन आरोपों से बचते हुए घूमते रहें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आरोप नहीं लगे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है पब्लिक डोमेन में सबूत नहीं है, और ये नोशनल सबूत नहीं है, ये एक्चुअल हैं। वो विनोद राय साहब को हम भी ढूंढ के उनसे पूछना चाहते हैं कि नोशनल वर्सेस एक्चुअल में जरा एक्चुअल की भी परिभाषा बता दीजिए। नोशनल की परिभाषा तो आज तक किसी को समझ में आई नहीं। तो ये सब मिलाकर तीनों का घोटाले का अमाउंट है, माफ कीजिएगा, 69,381 करोड़। 69,381 करोड़ का ये घोटाला, 3 घोटाले स्पेक्ट्रम के, इस पे हम जवाब मांग रहे हैं। This is a breach of public trust by this government, which in the past had made a notional loss pegged by CAG in telecom sector
as a major issue of corruption. Nothing was proved, nothing has been proved. On the contrary, they have destroyed the telecom sector. हम तो इनको, we call them willful collaborators who indulge in actual corruption, causing actual loss to the exchequer. Who benefits from this new model of BJP government, where you talk about auction but you do FCFS, which is first come first serve? CAG's observations on huge revenue losses due to this government's flawed spectrum management are a testimony to their crony policies. For last 5 years, they have squandered the nation's wealth on a select few, on a group of select few friends. We demand answers to these questions. We demand a free and fair inquiry, time-bound inquiry into this. Questions on this and then on other things. प्रश्न आपके, स्वागत है। किस तरह की इंक्वायरी डिमांड करते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब हम सीबीआई बोलें तो हमें भी सोचना पड़ जाता है कि अभी ऑर्डर करेंगे तो निदेशक कौन होगा, जब तक इंक्वायरी आएगी तब तक निदेशक कौन होगा, जब इंक्वायरी चल पड़ेगी तो निदेशक कोई और हो जाएगा। जेपीसी की मांग हम कहें तो राफेल का तो आपने सबने देख ही लिया। हमसे ये जेपीसी की मांग करते थे, हम मांग मान लेते थे, कुछ नहीं निकल कर आता था, फिर ये कहते थे हमें जेपीसी पर भरोसा नहीं है। तो किस तरह की जांच होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा मॉडल इन्होंने बताया मुझे, पठानकोट जैसी जांच, जिसमें हो सकता है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हीं की एक कमेटी बना के जांच करवा दें। इस सरकार से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। जी देखिए, आपको इसमें एक, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए जांच, ताकि लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक एक करके तमाम संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास ये सरकार खुद तोड़ रही है। तो हम किसी एक संस्था का नाम लें वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इट शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। ये सही कह रहे हैं, वो अपना ही फेलियर बता रहे हैं। उनकी वजह से देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रहा। ऐसी सरकार पहली और आखिरी बार देखी जा रही है। आप लोग सबक सीख रहे हैं सर? इन्हें हमसे कुछ सीखना चाहिए था। सर, जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया गया, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया गया? मतलब ये तो अभी आया ही अभी है। दिस इज द latest CAG report. This is the latest CAG report. जी, अब किसी और से। Well, let's see. We'll weigh all our options. We'll first demand answers from this government, which we know, you and I know that we won't get any answers. But let's see. सच्चे झूठे कुछ तो जवाब देंगे ये लोग। रफाल पर CAG की रिपोर्ट आई ही नहीं। नहीं, अभी अब मेरी जानकारी में तो नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने झूठ जरूर कह दिया था कि आ गई है, अभी तक तो नहीं आई। हाँ बोलिए। सर, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, पहले सुबह ये खबर आई कि आपकी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में है, कांग्रेस जेडीएस के। कुछ लोगों को मुंबई के होटल में रखा गया, रिजॉर्ट में रखा गया। अब खबर आ रही है कि बीजेपी अपने विधायकों को गुड़गांव में छुपा के रख रही है, ताकि अपने मुख्यमंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे बीजेपी को। ये चल क्या रहा है? क्या वाकई में अस्थिरता है? और क्या कांग्रेस और जेडीएस के बीच में ऐसी स्थिति आ रही है कि अब सरकार? बात अस्थिरता है, सरकार गिरने की कतई नहीं है। जो हम सारे हमारे कोलीग्स यहाँ आकर इस मंच से अलग अलग घोटाले आपको बताते हैं ना, तो वो पैसा कहाँ खर्च होने की कोशिश हो रही होती है? यहीं ना खर्च करेंगे। एमएलए को खरीद लो, एमपीज को खरीद फरोख्त करो। गोवा में सरकार कैसे बनी आपने सब, नॉर्थ ईस्ट में क्या इन लोगों ने किया आपने वो भी देखा, उत्तराखंड में उस वक्त क्या करने की चेष्टा हुई आपने वो भी देखा। तो ये जब बहुत पैसा आ जाता है इस तरह से कमा के, तब उसको खर्च करने के रास्ते ये लोग निकालते हैं। और विपक्ष में जब आ जाती है किसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी, तो सरकारों को ऐसे देखती है जैसे बिल्ली छींके को देखती।
लेकिन अब इनके हाथ में वो आने वाले नहीं हैं, छीका टूटने वाला नहीं है। देखते रहें ललचाई नज़रों से, थोड़ी मेहनत करें तो चुनाव जीतेंगे, अच्छी नीयत लाएं तो चुनाव जीतेंगे। जब आपकी नीयत में खोट है, जब आपको 4.5 साल का हिसाब कोई मांग ले तो आपसे जवाब देते नहीं बनता, तो फिर तो यही रास्ते बने अब इनके पास बचे हैं कांग्रेस मुक्त के सपना देखने के लिए। It is a stable government. It was a stable government. It is a stable government. It will remain a stable government. क्या ये आरोप में सच्चाई है कि बीजेपी के कांग्रेस या जेडीएस के विधायकों के संपर्क में या उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं? प्रयास भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी कर सकती है, जहां हमारे पास 65 से ऊपर होंगे विधायक। तो प्रयास करने से इनको कौन रोक सकता है? खर्च करने दीजिए जहां जहां करना चाहते हैं। जी, हमें क्या जरूरत है? हमें इनके विधायकों की क्या जरूरत पड़ेगी? एक सवाल सुने। जी, बीजेपी जिसे आप फेल्यूरेंस कहते हैं, गोवा, उत्तराखंड, यूपी, उसको गुडविल कहते हैं। अब आपके ये गुडविल जो है 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी गुडविल से लड़ेंगे, उनके लिए आपके पास क्या है? गुडविल किसको कहते हैं? मैंने गोवा में सरकार बना ली, तोड़-जोड़ की, जैसा आप कह रहे हैं। तो जब ये तोड़ें तो गुडविल है, कोई और तोड़े तो हॉर्स ट्रेडिंग है। नहीं, उस गुडविल को तोड़ने के लिए कैसे आप उसके तेज? नहीं, हमारी जैसे आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हम लड़ेंगे, उन्हीं मुद्दों से हम चुनाव जीतेंगे और हम अपने मुद्दों पर केंद्रित रहेंगे। ये यहाँ वहाँ भटकाने की चेष्टा करते रहें, ध्यान बटाने की चेष्टा करते रहें। ये 3D सरकार है, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट। हम इन तीनों चीज़ों से नहीं फंसने वाले। वेलकम बैक अगेन। आपके सहयोगियों ने आप महागठबंधन बनाने के प्रयास में धीरे आपको किनारे कर दिया। अब तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, यूपी कह रहे हैं कि बिहार यूपी दोनों से सफाया हो गया एनडीए का, लेकिन आपका नाम नहीं ले रहे, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे। क्या मतलब बिहार से भी झटका मिलेगा आपको? देखिए, पहली बात तो ये आप कह रहे हैं कि हम महागठबंधन बनाने घूम रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ये आपको शायद बीजेपी की ब्रीफिंग से मालूम पड़ा हो तो पड़ा हो, बाकी हम ऐसा प्रयास कर रहे हो। महागठबंधन ये शब्द हम नहीं लाए थे। पहली बात ये आप बड़ा स्पष्ट तौर पे याद रख लीजिए, ये शब्द कहाँ से आया था? सबसे पहले भाजपा की तरफ से आया था, मोदी जी की तरफ से आया था, अमित शाह जी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। कुछ राज्यों में हम बहुत मजबूत हैं, कुछ में इतने मजबूत नहीं हैं। जहां हम ज़्यादा मजबूत नहीं हैं वहां हम कई लोगों से बात कर रहे हैं। वक्त आने पर आपको स्पष्ट तौर पे पिक्चर जो है स्पष्ट हो जाएगी। यूपी में मजबूती की क्या स्थिति है? यूपी में मजबूती 2009 में मजबूती की स्थिति ये थी कि 23 सांसद आए थे। 2014 में तो किसी भी पार्टी के नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। तो मजबूती की स्थिति 9 साल में कितनी बदली आपके सामने आ जाएगा। मैंने जैसा आपको कहा, आज कल गुलाम नबी जी ने और राज बब्बर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो समान विचारधारा के दल हैं और जहां हमारा कॉमन ग्राउंड है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो कोई हो। राहुल जी ने एक सेकंड कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग में थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरफ पेश नहीं आना चाहिए। देखिए, जब गठबंधन की बात हो रही हो, मैंने वैसे ये स्टेटमेंट देखा नहीं है अभी, ये कब का है मुझे नहीं मालूम, कब का है ये स्टेटमेंट। तो जब वार्ता चल रही होती है गठबंधन की, तो इस तरह की बात एक दूसरे के लिए की जाती है। बात चल रही होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता है। शिवसेना कैसे वहाँ बात कर रही है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से, वो तो मुझे लगता है कि पराकाष्ठा है। कभी ऐसी बात सुनी नहीं, ऐसी बातें शिवसेना के मुंह से सुनाई दे रही हैं। तो ऐसी बातें होती हैं जब वार्तालाप चल रही होती है, जब चर्चाएं चल रही होती हैं। This is a process of negotiations, and in the process of negotiating, people make comments, people talk to each other in different tones. We've seen how Shiv Sena is these days engaging with the BJP. BJP is scared of even reading newspapers or switching the television on कि Shiv Sena का क्या statement आ रहा है। So these things happen. सर, जो सवर्ण रिजर्वेशन बिल पास हुआ, तो अब ये जानकारी मिल रही है कि इस साल प्राइवेट कॉलेजों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा 10% कोटा, क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग मामले हैं। तो अब ये जो स्थिति हुई है, इस पर क्या है? हम शुरू से ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि नौकरियां कहाँ, 24 लाख
वैकेंसीज तो यही नहीं भर पाए सरकारी नौकरियों की। तो जब नौकरियां ही नहीं हैं, आप 2014 में आए, कहे कि आरक्षण नहीं नौकरी दूंगा, 2019 में कह रहे हैं नौकरी नहीं दूंगा आरक्षण दूंगा, तो आपकी तो धुन बदलती रहती है। आपने क्या होमवर्क किया था, क्या नहीं किया था, अब आप सबके सामने है। यही काम अगर इनको करना था, सच्ची निष्ठा से करना था, तो 2-2.5 साल पहले लाते, ये तमाम मुद्दे ठीक हो जाते। सुप्रीम कोर्ट में भी आप इसको अच्छी तरह से पास करवा लेते, ठीक हो जाता, आप अच्छी तरह अपना रखते, पेश करते सुप्रीम कोर्ट में, तो हो जाता। नियत में खोट है, इसमें हमें कोई संशय नहीं है इस बात पर। सर, मोदी के बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हुए, आप रेगुलर उन पर अटैक भी कर रहे हैं। इस कंट्रास्ट में आप राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी को कहां पर पाते हैं? आपने राफेल से शुरू करिए। पूरे विपक्ष में एक ही नेता जिसका नाम है राहुल गांधी, उसने राफेल के प्रश्न पूछने शुरू किए। आज पूरी दुनिया राफेल पे प्रश्न पूछ रही है। सच्ची नीयत से हम इस सरकार पर ऐसे मुद्दों पर बार बार प्रश्न उठाते रहेंगे चुनाव तक, क्योंकि इन प्रश्नों के पीछे तथ्य छिपे हैं। उन तथ्यों को उजागर करना एक सशक्त विपक्ष का काम है, कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। जी, ये जेएनयू मामले में कन्हैया कुमार चार्जशीट हो गया है, उनको देशद्रोह का आरोप है, वो लगाएंगे चार्जशीट। कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए बिना साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ हुए। ये पूरी उम्मीद है हमें कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पहले कई समाचार आए थे इस बारे में बीच में कि कहीं वीडियो डॉक्टर्ड है क्या नहीं है। ये अभी चार्जशीट हुई है। पूरी उम्मीद करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया एकदम ठीक ढंग से चलेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सरकार पर लोगों को, जैसा मैंने आपको कहा, भरोसा लोगों को अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है इस सरकार की प्रक्रियाओं पर। सर, मध्य प्रदेश से अजय सिंह का बयान आया है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मेरा नाम चला, यह बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद कमलनाथ का बयान आया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मैं अभी हूँ, बना रहूंगा। कांग्रेस में एक प्रक्रिया होती है, ऐसे पदों पर जब किसी को बनाया जाता है तो उसमें एक प्रक्रिया के तहत सबसे बात की जाती है। अलग अलग नेताओं से, राज्य में जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे बात की जाएगी। वो प्रक्रिया के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। देखिए, आपने देखा जो पिछले दिनों में हुआ, जो हैरानी की बात है वो ये है कि देश का सीवीसी आलोक वर्मा जी के घर रात को जाता है और कहता है कि अस्थाना की एसीआर ठीक कर दो तो हम आपका सब ठीक ही रखेंगे। क्या हुआ उस सीवीसी का? अभी पद पर है या हट गए? अभी भी पद पर है। तो इस सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों का। सीवीसी की जो पूरी इसमें भूमिका है, अब वो संदेह के घेरे में नहीं है, वो स्पष्ट हो चुका है कि उनकी भूमिका बिल्कुल गलत रही है। हम मांग यहाँ इस मंच से कर चुके हैं, उनको तुरंत हटाने की मांग कर चुके हैं। सरकार ने यह भी उचित नहीं समझा कि उस पर कोई जवाब दे। आपने जस्टिस पटनायक के सामने भी तथ्य गलत रखे, कुछ तथ्य रखे ही नहीं। ये जो कमिटी बनी थी, जो कमिटी है, खड़गे जी, प्रधानमंत्री जी और चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि की जो कमिटी थी, उसके सामने क्या ये तथ्य रखे गए थे? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कोई और सरकार होती तो विचलित हो जाती इन प्रश्नों से और जवाब देने को मजबूर हो जाती। इस सरकार को कहीं कोई भय नहीं रहा, न मीडिया का भय है, न किसी एजेंसी का भय है, लेकिन डर इनको वोटर से लगना चाहिए। ये 3 राज्यों का उदाहरण है। ये सारे प्रश्न इनको 2019 में आने वाले चुनाव में इनके उत्तर जनता देगी। ना, उन्होंने तो खैर खुद ही विड्रॉ कर ही लिया। नहीं, अब जब प्रकाश में आया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये एक अच्छी बात है कि विड्रॉ किया। हम ये कह रहे हैं जो बाकी चीजें प्रकाश में आई हैं, केवी चौधरी का भूमिका, उस पर क्या हो रहा है? केवी चौधरी क्यों नहीं सामने आकर उत्तर देते? क्यों नहीं सरकार उत्तर देती कि केवी चौधरी किसी को फिक्सिंग करने चले जा रहे हैं? ये उनका काम है।
सीवीसी किसी नौकरशाह के घर जाकर और किसी और नौकरशाह की वकालत करने बैठे हैं, ये उनका काम है। इस सरकार में जिसका जो काम है वो ठीक कर नहीं रहा। अजीत डोवल तो कभी राफेल की कीमत फिक्स करने बैठ जाते हैं, कभी सीबीआई के मामले में कूद पड़ते हैं। तो यही तो हमारे प्रश्न है कि जिनके बारे में और प्रकाश में आ रहा है उस पर क्या हो रहा है। एक फिक्स टेन्योर सीबीआई के डायरेक्टर को होता है 60 से 62, रिटायरमेंट की एज 60 होती है। आप मुझे ये बताइए कैसे उनको फायर ब्रिगेड सर्विसेज में भेज दिया जहां रिटायरमेंट की एज 60 है। 62 साल उनके कंप्लीट होने वाले हैं इसी महीने। एक 62 साल के व्यक्ति को आपने एक ऐसी पोजीशन में कैसे भेज दिया जहां की रिटायरमेंट की एज 60 है। ये सरकार चला कौन रहा है? The superannuation age in other services other than CBI and other two services where there is a fixed tenure of 2 years is 60. How was Mr. Alok Verma, who is turning 62 this month, sent to the fire brigade services where the superannuation is 60? So this is a banana republic. Who isn't the Congress raising it? Right now, who is raising it? We are raising it. जी, ये आपने कहा है कि उनका तबादला नहीं हो सकता, तो आप होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे इसके लिए? अरे हमने तो अभी प्रश्न उठाया है। हम तो रोज प्रश्न उठाते हैं। अगर हम हर प्रश्न पे इस्तीफा होने लग जाए तो ये सरकार 2 साल पहले जा चुकी होती। हम चाहते हैं कि बाइज्जत जाए अभी 2019 के चुनाव में। इज दैट ऑल? थैंक यू।